नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, आपके साथ अक्सर किसी न किसी टॉपिक पे बात साझी होती रहती है। जन्मपत्री के 12 भाव जो हैं उनके बारे में मैं आपको कोई ना कोई डेफिनेशन देकर कुछ ना कुछ बताने का प्रयास करता ही रहता हूं। आपको इंट्रोड्यूस भी कर चुका हूं कि जन्मपत्री का जो प्रथम भाव है वो हमारा लगन होता है, सेहत का खाना है। दूसरा भाव जो है वो हमारे धन, ससुराल, वाणी का खाना है। तीसरा जो भाव है वो हमारे पराक्रम का, हमारे छोटे भाई बहनों का या दोस्तों का खाना है। चौथा जो घर है हमारी जन्मपत्री का वो हमारी माँ के साथ रिलेटेड है, हमारी भूमि, भवन, वाहन, व्हीकल्स, गाड़ियों के साथ रिलेटेड है। पंचम जो भाव है वो हमारे लिए संतान का है, विद्या का है, एजुकेशन का, लव अफेयर का है या अचानक लॉटरी लगने का लाभ स्थान है। पूर्व जन्म के बारे में भी पंचम भाव से ही ज्ञान होता है। छठा जो भाव है वो हाउस ऑफ कंपटीशन है, वहाँ से हमारे शत्रु देखे जाते हैं, रोग देखा जाता है, हमारे ऊपर कर्जा तो नहीं चढ़ जाएगा, वो छठे भाव का स्वामी बता देता है। सातवां जो भाव है हमारी जन्मपत्री का, जिसे हम जीवन साथी का भाव कहते हैं या हम शादी का भाव कह देते हैं, पार्टनरशिप का भाव कह देते हैं या डेली वेजेस जो रोज का व्यवसाय है उसका भी हम सातवें भाव से अध्ययन करते हैं। आठवां जो भाव है वो एक ऐसा भाव है जिसे हम मृत्यु तुल्य कष्टों के साथ जोड़ते हैं कि एक के बाद एक दुख आता जा रहा है, परेशानी बढ़ती जा रही है, कभी सेहत खराब, कभी धन का नुकसान, कभी विवाह में खराबी, कभी व्यापार में खराबी, कभी हम बार बार एग्ज़ाम देके फेल हो रहे हैं। तो ज़रूर पंचमेश का अष्टम के साथ, लग्नेश का अष्टम के साथ, धनेश का अष्टम के साथ या अष्टमेश का इनके साथ कोई लिंक हो जाता है या दशानाथ अष्टम भाव में हो या अष्टमेश दशानाथ के साथ हो तो मुसीबतों का दौर तब तक नहीं ख़त्म होता जब तक वो दशा समाप्त ना हो जाए। अष्टम भाव मृत्यु स्थान माना गया है। नौवें भाव के बारे में मैं आपको बताता ही रहता हूँ, वो हमारी किस्मत का खाना है, भाग्य स्थान है। यात्रा भी वहाँ से देखी जाती है, हम कितने आचार व्यवहार वाले, धार्मिक कितने हैं, धर्म का ज्ञान भी वहाँ से होता है। 10वां जो भाव है उसका संबंध हमारे पिता के साथ है, हमारे व्यापार के साथ है, जॉब के साथ है, नौकरी के साथ है, सरकार के साथ है, हमारे बॉस के साथ भी है। 11वां जो भाव है जन्मपत्री का वो हमारे लिए लाभ स्थान है। हमें इनकम कैसी होगी, हमें यश प्राप्ति होगी कि नहीं, हम अच्छे काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, हमें आय, लाभ या यश मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो 11वां भाव बता देता है। 12वां जो भाव है उसे खर्च स्थान कहते हैं, व्यय स्थान। यहाँ पर जाकर हमारे नाजायज़ खर्चे होते हैं, हम नाजायज़ यात्राएं भी कर जाते हैं, कभी कभी जेल यात्रा देखनी पड़ जाती है, हॉस्पिटल की यात्रा, पागल खाने की यात्रा देखी जाती है। इसी भाव से विदेश की यात्रा भी देखी जाती है। लेकिन 12वें भाव में भी अगर खराबी पैदा हुई हो तो विदेश जाकर भी धक्के खाने पड़ते हैं, बर्तन मांजने पड़ते हैं, टॉयलेट साफ़ करने पड़ते हैं, ऐसी नौकरियां करनी पड़ती हैं जो हमें अंदर से तोड़ तो देती हैं लेकिन हम उसे छोड़ नहीं पाते। अगर वो छोड़ देंगे तो रोटी कहाँ से खाएंगे। तो विदेशों में जाकर भी इंसान भटकता है अगर 12वें भाव में भी खराबी हो। तो जन्मपत्री के ये जो 12 खाने हैं, जो लगन से लेकर व्यय स्थान तक मैंने आपको डेफिनेशंस बताई हैं, इसे आप समझें, जानें इनके ग्रह कौन से हैं, इनके स्वामी कौन से हैं, इन्हें कैसे मजबूत करना है, कैसे ठीक रखना है। जो जनरल रेमेडी है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राहु और केतु 2 छाया ग्रह होते हैं 7 पिंड ग्रहों के साथ। सबसे पहले तो राहु केतु की स्थिति को देखना पड़ेगा कि पत्री के कौन से भावों में है, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार प्रभु हमें राहु और केतु की स्थिति दे देते हैं कि भैया इस जन्म में आपको इन चीज़ों का परहेज करना है, या हमें यह देखना कि राहु और केतु कौन से ग्रहों के साथ है। उन चीज़ों को समझकर देखना कि क्या हमारे जीवन में परेशानियां आ रही हैं तो हमें राहु और केतु की शांति करवा लेनी चाहिए, जिसे पितृदोष कहा जाता है, जिसे ग्रहण दोष कहा जाता है, जिसे विष दोष कहा जाता है। ये सभी ग्रह राहु केतु की पकड़ में आ जाएं तो जिसे महापाप कर्त्री, नागपाश योग, काल सर्प दोष कहा जाता है। सबसे पहले हमें राहु और केतु को शांत करना पड़ता है, क्योंकि पूर्व जन्म के 2 कर्म नियंत्रक ग्रह वही हैं। उसके बाद हमें अपनी त्रिकोण मजबूत करनी पड़ती है, जिसे लगन, पंचम, नवम कहा जाता है। हमें यह देखना पड़ेगा कि लगन, पंचम, नवम के ग्रह खराब तो नहीं है।
अगर खराब है तो उनके शत्रु ग्रहों के दान किए जाएंगे। लगन पंचम नवम को मजबूत करने के लिए उनके रंगों, रत्नों, यंत्रों, मंत्रों का सहारा लिया जाता है। त्रिशक्ति लॉकेट बनाकर भी हम अपने गले में अगर लगन पंचम नवम को मजबूत कर लें और शत्रु ग्रहों के दान करते जाएं तो अपने जीवन में काफ़ी हद तक हम स्टेबिलिटी ला सकते हैं। बाकी तो सब दशा अंतरदशा ज्ञान करवाती है। अगर आप ज्योतिषी का भी सहारा लें तो आपको फिर वो दशा अंतरदशा की शांति करवाना, शुभ ग्रह की दशा अंतरदशा को बढ़ाना, अपने ऊपर अच्छे ग्रहों की शक्ति को बढ़ाने के उपाय करना, बुरे ग्रहों के दान करना, विसर्जन करना, राहु केतु छाया ग्रह की शांति करना, काल सर्प दोष, पितृ दोष को तोड़ के रखना, ऐसे ऐसे उपाय सुझा देता है कि आपके जीवन में जैसे ही आपको शुभ ग्रह की दशा मिले लाभ होता है, अशुभ ग्रह की दशा हो तो हम स्टेबल रह जाते हैं, बिल्कुल नीचे जीरो लेवल पे नहीं जाते। तो ये जनरल रेमेडी सिस्टम को याद रखें। छाया ग्रह राहु केतु सर्प दोष, विष दोष, प्रेत श्राप, पितृ दोष ये बना देते हैं, इन्हें ठीक करें। त्रिकोण को मजबूत रखें, त्रिशक्ति पहनकर एंटी प्लैनेट्स के दान करते जाएं। सिंपल थ्योरी है। तो ये सारी थ्योरी आप मुझसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। स्क्रीन पर आ रहा है मेरा नंबर, उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। क्या सिस्टम है, क्या चार्जेस हैं, क्या फ़ीस है, क्या टाइमिंग है, सब कुछ आप जान सकते हैं। आपके सामने ही है ये सारा सिस्टम। तो दर्शकों, इस सिस्टम को समझें। मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे संपर्क साध कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यही जनरल रेमेडीज़ का टॉपिक आज यहाँ पर समाप्त करता हूँ। कल फिर आपके साथ कोई ना कोई नई बात लेकर आऊँगा, नया टॉपिक, जन्म पत्री पढ़ने की कला आपको समझाने का प्रयास करूँगा ताकि जीवन में हम ज्योतिष के माध्यम से सफलता प्राप्त कर सकें। प्रिय दर्शकों, प्रिय बंधुओं, प्रिय मित्रों, आपके साथ अक्सर मैं ज्योतिषीय ग्रहों की बातें करता रहता हूँ। त्रिकोण को कैसे मजबूत रखना है ये बताता रहता हूँ। शत्रु ग्रहों के कैसे दान करने हैं, उनके कलर्स का कैसे प्रयोग करना है ये बताने का प्रयास करता हूँ। छाया ग्रह राहु और केतु से कैसे बचना है और उन्हें शुभ करना है अपने जीवन में। जितना हम राहु और केतु को शुभ करते जाएंगे उतना ही हमें इस जीवन में सफलता मिलती है और अगले जीवन के लिए हम तैयारी कर लेते हैं। क्योंकि हमारे जो इस जन्म के ग्रह हैं वो सब हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। जितना हमने पिछले जन्मों में कोई अच्छा या बुरा काम किया है उसी प्रकार से हमें इस जन्म में हमें जन्म पत्री बता देती है कि कौन कौन से खाने में कौन कौन से ग्रह हैं। तो यहाँ पर राहु और केतु को विशेष रूप से मैंने अध्ययन किया है, रिसर्च की है। तो ज्योतिष के हम जब भी उपाय करवाने निकलते हैं या अपनी जन्म पत्री पढ़वाने निकलते हैं तो सबसे पहले छाया ग्रह को देखा जाता है कि कहीं ये ग्रह किसी भी प्रकार से हमारे किसी शुभ भाव को प्रभावित तो नहीं कर रहे, किसी शुभ ग्रह को प्रभावित तो नहीं कर रहे। यह सभी ग्रहों को अपनी लपेट में लेकर महापाप कर्तृदोष, जिसे नागपाश योग कहा गया है, सर्प दोष तक का नाम दिया गया है, ऐसा योग बनाकर तो नहीं बैठे। तो जो मैंने पर्सनली रिसर्च किया है, शोध किया है, अध्ययन किया है, ग्रहों की तिथियों को भी समझा है मैंने, तो मैं सबसे ज़्यादा प्रयोग अमावस के ऊपर ही करता हूँ। इस बात को आप नोट कर लीजिए। अगर आपकी जन्म पत्री में राहु, केतु, शनि, साढ़े साती, ढैया, काल सर्प दोष, पितृ दोष या किसी भी प्रकार के साथ शुभ ग्रह के साथ कोई अशुभ योग बना रहे हैं, जैसे गुरु के साथ राहु या केतु आ गए, चंडाल गुरु बन जाता है। शुक्र के साथ राहु या केतु आ गए, लक्ष्मी को श्राप लगा होता है। मंगल के साथ राहु या केतु आ गए, भ्रातृ दोष बना होता है, भाइयों के साथ झगड़ा होता है। बुध के साथ राहु केतु आ गए, जड़ दोष बना होता है, बहन, बुआ, मौसी, व्यापार से परेशानी आती है। चंद्रमा के साथ राहु या केतु आ गए, ग्रहण दोष बना होता है, मेंटल ट्रबल्स होती हैं। सूर्य के साथ राहु या केतु आ गए, आत्मा दूषित और मलिन होती है, जेल यात्रा तक का योग पैदा कर देते हैं। तो ये जान लीजिए, 7 पिंड ग्रहों के साथ राहु या केतु की युति बन जाए या राहु या केतु में सभी ग्रह लपेटे में आ जाएं, काल सर्प दोष बन जाए, उनका उपाय मैं हर महीने अमावस्या के रोज़ करता हूँ। आप अपनी अपनी जन्म पत्री के शुभ ग्रह देख लीजिए, राहु केतु की दृष्टि में तो नहीं है, काल सर्प देख लीजिए या ऐसे ग्रह की युति देख लीजिए जो छाया ग्रह के साथ मिले हुए हैं, या शनि की 7.5 या ढैया चल रही है आपके ऊपर। तो हर महीने
अमावस्या से पहले पहले आप अपनी जन्म पत्री मुझे दिखाकर अपने लिए उपाय की रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, ताकि आपको राहु केतु से कैसे बचना है ये एक बार सिखा दिया जाए। और उसके बाद अपनी त्रिकोण को मजबूत करने के लिए कौन से त्रिकोण पतियों का इस्तेमाल करना है त्रिशक्ति के रूप में, ये बता दिया जाए। अगर आप इस सिस्टम को समझ लें, हर महीने अमावस का प्रयोग मैं करता हूँ ग्रह शुद्धि के लिए, सर्प शांति के लिए, राहु केतु शांति के लिए। इस बात को अगर आप जान लें तो आप मुझसे हर महीने अमावस से पहले संपर्क करके अपने ग्रहों के विषय में जानकारी ले सकते हैं, उपाय के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, त्रिशक्ति किस प्रकार स्थापित करनी है ये जान सकते हैं। इसके अलावा हर महीने संक्रांति के ऊपर जब सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करते हैं तो एक छोटा सा उपाय निकलता है हर बार, तो उसे भी आप जानने के लिए हर संक्रांति से एक दिन पहले आप मुझसे मिल सकते हैं। मुझसे फ़ोन पर अपना लगन बताकर, अपनी दशा अंतरदशा बताकर, सूर्य किस भाव में जाकर क्या प्रभाव देगा, शुभ देगा तो उसे और शुभ करने का प्रभाव, अशुभ देगा तो उसकी अशुभता को दूर करने का क्या उपाय है, ये जान लेना चाहिए। हर संक्रांत पर, हर अमावस पर काल सर्प की पूजा होती है, हर संक्रांति पर सूर्य का एक छोटा सा उपाय निकाला जाता है। इस स्थिति को अगर आप जान लें और अपने आप को मेंटेन करते रहें अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, अकॉर्डिंग टू दशा अंतरदशा, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट, गोचर के हिसाब से, तो मैं ये समझता हूँ कि हम लगभग 50 से 75% अपने जीवन को किस प्रकार सफलता से जीना है ये जान जाते हैं। तो दर्शकों याद रख लीजिए, हर महीने अमावस पर मैं राहु केतु शनि काल सर्प दोष, पितृदोष, साढ़े साती और ढैया की शांति करवाता हूँ। इस शांति के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपके पास मेरा नंबर है। कभी भी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। यही संदेश देता हुआ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।